बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेक्चर नंबर 47 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है यूनिट नंबर 6 सॉल्यूशंस का ही एक टॉपिक है, और वो टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूबिलिटी। ठीक है, अब सॉल्यूबिलिटी को पहले तो डिफाइन कर लेते हैं कि सॉल्यूबिलिटी होती क्या है। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूबिलिटी जो है वो उस अमाउंट को कहते हैं किसी भी सब्सटेंस के जो कि इस काबिल हो कि वो डिज़ोल्व हो सके किसी भी गिवन क्वांटिटी में, किसके, सॉल्वेंट के। आप सॉल्यूशन को ज़रा देखो कि सॉल्यूशन में आपके पास होते हैं दो कंपोनेंट्स, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, है ना। अच्छा, तो अब क्या कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि डिज़ोल्व हो सके आपके पास, ठीक है, ऐसे समझो ये सॉल्यूट है, ये हमारे पास है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब सॉल्युबिलिटी क्या कहती है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि एबल हो कि किसी भी गिवन क्वांटिटी किसी सॉल्वेंट की, उसमें ये सब्सटेंस डिज़ोल्व हो सके एक ख़ास टेम्परेचर पे, तो इस डिज़ोल्विंग को, इस सॉल्यूट की इस प्रॉपर्टी को कि वो डिज़ोल्व हो रहा है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ये डिज़ोल्विंग का जो प्रोसेस है ये कहलाता है सॉल्युबिलिटी। यानी आपने चीनी ली, चीनी को आपने पानी में मिक्स किया, तो चीनी में ये खासियत है कि वो पानी में जब आप उसको थोड़ा सा चम्मच हिलाओगे, वो सारा का सारा चीनी के जो क्रिस्टल्स है वो इस पानी में मिक्स हो जाएंगे। तो उस सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी कि वो सॉल्वेंट में एक ख़ास टेम्परेचर पे डिज़ोल्व कर पाए खुद को, ये फिनोमिना हमारे पास कहलाता है सॉल्युबिलिटी का। ठीक है जी। अच्छा, नॉर्मली जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सॉल्यूट की भी और सॉल्वेंट की भी। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे पास सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, है ना। सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हम उन दोनों फिनोमेना की बात करते हैं, सॉल्वेंट की भी और सॉल्यूट की भी। और जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो नॉर्मली ये देखने में आया है कि ये जो दोनों हमारे पास कंपोनेंट्स है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों को खास यूनिट्स में लिया जाता है। यानी अगर मैं शुगर ले रही हूँ, ठीक है, और शुगर को मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ पानी में, तो शुगर सॉल्यूट है, उसको भी मैं एक यूनिट में लूँगी, और सॉल्वेंट क्या है, पानी है, उसको भी मैं एक यूनिट में लूँगी। तो नॉर्मली जो देखने में आया है वो ये देखने में आया है कि ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट दोनों जो है वो ग्राम्स में लिए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये ऑब्जर्वेशन हुई है कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हैं वो ग्राम्स में यूजुअली लिए जाते हैं। तो अगर इस यूनिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ सॉल्यूट जो कि सॉल्यूबल हो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। यानी कितना भी नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट हो वो सॉल्यूबल होना चाहिए 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में। अब आपने यहाँ पे फंसना नहीं है कि 100 ग्राम्स मतलब 100 ग्राम्स ओनली नहीं। जैसे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करते हैं, वैसे यहाँ पे हमें सिर्फ एक क्वांटिटी दे दी है कि भाई अगर हम 100 की बात करें तो सॉल्यूट की जितना भी ग्राम्स हो, फर्ज करो 4 ग्राम में शुगर जो है वो मैं 100 ग्राम पानी में डिज़ोल्व कर रही हूँ, या फिर मैं 50 ग्राम शुगर जो है वो 100 ग्राम पानी में डिज़ोल्व कर रही हूँ, तो वो ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो कि सॉल्युबल हो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि यहाँ पे हमें मेंशन करके दी हुई है 100 ग्राम्स के सॉल्वेंट के, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। तो एक तरह से एक ही डेफिनेशन हो गई। अगर आप जनरल डेफिनेशन दोगे तो जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो सॉल्वेंट में खुद को डिज़ोल्व कर ले
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। सही। अगर आपको इसको यूनिट्स की बेसिस पे और प्रिसाइज करो और एक्यूरेट करो तो आप ये भी कह सकते हो कि ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व हो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगेन, तब भी वो क्या कहलाएगा, वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा जी, अब हम क्या कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के साथ रिलेटेड होती है। आपको पता है साइंस में सारी चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेड है। हर एक फिनोमिना का दूसरे फिनोमिना पे कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इन्वर्स इफेक्ट हो रहा है। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के साथ रिलेटेड है, जिसमें से खास जो फैक्टर्स है वो कौन से हैं, वो वही कंपोनेंट्स है जो कि सॉल्युबल होते हैं, जो कि आपस में सॉल्युबिलिटी का पूरा फिनोमेना बनाते हैं। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर, कि सॉल्यूट किस नेचर का है और सॉल्वेंट किस नेचर का है, इस बात का बड़ा असर होना है सॉल्युबिलिटी के रेट पे, सॉल्युबिलिटी के स्पीड पे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो हम क्या कहते हैं, क्योंकि नेचर की बात कर रहे हैं, है ना, तो नेचर का ये मतलब है कि सॉल्युबिलिटी के लिए हमने पिछले लेक्चर्स में भी एक बात की थी कि लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, एक स्टेटमेंट है कि लाइक इज डिसॉल्व्ड बाय द लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को खुद में डिसॉल्व करेंगी, या फिर एक जैसी चीजें खुद के जैसी चीजों में डिसॉल्व खुद को करेंगी। ठीक है, ये सॉल्यूट के लिए भी है, ये सॉल्वेंट के लिए भी है। सॉल्वेंट भी उस सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा जो उसके जैसे नेचर में हो, ठीक है, जब नेचर सेम हो, और जो सॉल्यूट है वो भी उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जिसकी नेचर उस सॉल्यूट से मैच करती हो। तो लाइक इज डिसॉल्व बाय द लाइक। ठीक है जी, तो इसका ये मतलब है कि अगर हम पोलैरिटी की बात करें, ठीक है, हमने पोलर बॉन्ड्स और नॉन पोलर बॉन्ड्स देखे थे, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देखे थे। अगर हम उस बेसिस पे देखें तो हम ये कहेंगे कि जो पोलर सब्सटेंसेस हैं या पोलर सॉल्यूट्स है वो सॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट में, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स है वो डिसॉल्व होंगे या सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट से। तो क्या फिनोमिना हमारा यहाँ पे प्रूव हो रहा है, लाइक इज डिसॉल्व्ड बाय लाइक, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऐसा नहीं है कि पोलर सॉल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नहीं, ऐसे डिसॉल्व नहीं होंगे, कोई सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अगर आप एग्जांपल देखो ऑयल की, ऑयल आपके पास है नॉन पोलर, पानी आपके पास है पोलर, तो आप जब ऑयल को पानी में मिक्स करते हो, फर्ज करो यहाँ पे पानी है, इसमें आपने यहाँ पे ऑयल मिक्स कर दिया, जितना भी आप इसको हिला लो एंड में इसने वापस अपनी लेयर अलग कर देनी है। वजह क्या है कि ये नॉन पोलर है, ठीक है, और ये हमारे पास पानी जो है वो पोलर है। तो ये क्या है, ये लाइक डिसॉल्व लाइक वाला फिनोमेना नहीं कंप्लीट हो रहा। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि पोलर सॉल्यूट मतलब पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्यूट मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड जो है वो भी पोलर है ना, पोल्स बनाता है नेगेटिव और पॉजिटिव, और पानी जो है वो भी हमारे पास पोलर है, वो भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स बनाता है ना। तो क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो डिसॉल्व हो सकता है पानी में, जो कि आप यूजुअली प्रैक्टिस में भी देखते हो। तो आप नमक लो, ठीक है, उसको आप एक गिलास पानी में डालो, उसको सिर्फ मिक्स करो तो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप अल्कोहल लोगे, ठीक है, अगर आप अल्कोहल, या आप ऐसा करो कि आप पेट्रोलियम जेली ले लो, वेजलिन जो होती है, ठीक है, वो ले लो और उसको आप बेंजीन में डिसॉल्व कर लो, तो पेट्रोलियम जेली जो है वो भी क्या है, नॉन पोलर है, और बेंजीन जो है वो भी नॉन पोलर है। तो अगेन क्या हो रहा है, लाइक वर्सेस लाइक, लाइक इज डिसॉल्व्ड बाय लाइक। तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। क्लियर होगी बात?
इसके अलावा यानी कि इसके अलावा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अलावा एक और फैक्टर है जो कि सॉल्युबिलिटी पे बड़ा असर डालता है, वो है टेम्परेचर का फिनोमेना। इस फिनोमेना को हम आगे देखेंगे। इस टाइम हम देख लेते हैं कि ये जो हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ली है उसमें क्या होने वाला है। तो हम क्या देख रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ड्यूरिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी हमने ये तो कह दिया कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल होगा किस में, वाटर में, क्योंकि हम सोडियम क्लोराइड को भी पोलर कह रहे हैं और हम वाटर को भी पोलर कह रहे हैं। तो लाइक इज डिजॉल्व्ड बाय लाइक। अब अगर हम उसका जो इंटरेक्शन है उस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो हमें क्या पता चलता है, सॉल्युबिलिटी के प्रोसेस के दौरान ही हम वो देख लेते हैं। अच्छा जी, ये तो हमने कह दिया कि लाइक इज डिजॉल्व बाय लाइक। हो गई ये बात, बार बार रिपीट हो गई। होती क्यों है ये? इसलिए होती है क्योंकि उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है उसमें क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो है वो स्लोअर हो जाती है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यानी हम बार बार ये तो रिपीट करते आ रहे हैं कि लाइक इज डिजॉल्व्ड बाय लाइक, लेकिन वो उसकी वजह क्या है, वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, जो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस है किस किस के दरमियान, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान। उन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की प्रेजेंस की वजह से स्टेबिलिटी गेन होती है और सॉल्यूशन बनता है। अच्छा, जो सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस होता है उसमें आयनाइजेशन होती है सॉल्यूट की। ठीक है, जो भी आप सॉल्यूट यूज कर रहे हो उसमें आयनाइजेशन हो जाती है उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की। जैसे अब हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड जो कि डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस आगे देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू, वहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि ये जो सॉल्यूट है ये क्या है, इसमें आयोनाइजेशन हो रही है। सही, और आयोनाइजेशन इस तरह से हो रही है कि जो हमारे पास केटाइन है वो केटाइन क्राउडेड होगा, सराउंडेड होगा किस चीज से, नेगेटिव पोल्स ऑफ सॉल्वेंट से, और जो एनाइंस है वो किससे सराउंडेड होगा, पॉजिटिव पोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। और इस इकट्ठे होने को केटाइन के इर्द गिर्द एनाइंस के और एनाइंस के इर्द गिर्द केटाइंस के इकट्ठे होने को क्या कहते हैं हम, सॉल्वोलाइसिस या सॉल्वेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। सॉल्वोलाइसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, सॉल्यूट का। किस में हो रहा है, सॉल्वेंट में हो रहा है, यानी सॉल्यूट कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है आइंस में। ठीक है, कौन से आइंस, केटाइंस और एनाइंस। और इन केटाइंस को इस सॉल्वेंट का नेगेटिव वाला हिस्सा जो है वो क्राउड करेगा, यानी उसके इर्द गिर्द जमा होगा, और इस एनाइन के इर्द गिर्द जो है इस सॉल्वेंट का पॉजिटिव वाला हिस्सा आसपास उसके जमा होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन प्रोसेस भी कहते हैं और सॉल्वोलाइसिस का प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये जो सॉल्वोलाइसिस का प्रोसेस है ये हम आगे इस डायग्राम में चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आ गए हम डायग्राम पे। क्या कहा हमने, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, सॉल्युबल है किसमें, वाटर में। सोडियम क्लोराइड जो है वो भी पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर जो है वो भी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये फिनोमिना, ये बात तो क्लियर होगी कि लाइक है दोनों, तो आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी जो सोडियम क्लोराइड है वो इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। अब जिस ये जो डिसॉल्विंग का प्रोसेस है, ये जो सॉल्वोलाइसिस का प्रोसेस है, उसमें होता क्या है कि ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। ठीक है, यहाँ उसका पूरा जो क्रिस्टल लेटिस होता है, एक मॉलिक्यूल नहीं होता, आपको पता है सोडियम क्लोराइड का, वो आयनिक फॉर्म में बाउंड होते हैं और उनका पूरा क्रिस्टल लेटिस होता है, यानी बड़ा सा जॉइंट स्ट्रक्चर होता है।
अब इस जॉइंट स्ट्रक्चर में जब आप इसको पानी में डालते हो और आप डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है कि ये दो आयंस में ब्रेक हो जाता है। एक हमारे पास होते हैं कैटायंस जो कि है सोडियम, और दूसरे हमारे पास है एनायंस जो कि है क्लोरीन। ठीक है जी। अब कैटायंस हमारे पास ये है सोडियम। सोडियम आयन पे खुद कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल इसके यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द जमा हुए तो सॉल्वेंट के पास ये जो सॉल्यूट है सोडियम कैटायन, इसके आसपास कौन सा हिस्सा जो है वो बाउंड होगा? जाहिर है अगर ये प्लस है तो ये हाइड्रोजन को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा ना, ये तो हाइड्रोजन को रिपेल करेगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन वाला हिस्सा जो है वो इस कैटायन के करीब नहीं आएगा, बल्कि जो ऑक्सीजन वाला नेगेटिव हिस्सा है वो इस कैटायन के करीब जो है वो आपस में आ जाएंगे। यानी इसके अब आसपास आप देखो इर्द गिर्द सारे क्या है हमारे पास, सारे ऑक्सीजन जो है वो इसको सराउंड कर रहे हैं। इसी तरह जो क्लोरीन है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब इस नेगेटिवली चार्ज को जाहिर है ऑक्सीजन तो नहीं सराउंड कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैथ के अकॉर्डिंग भी जब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस करीब आते हैं तो उसमें होती है रिपल्जन, है ना। और ये जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है वो रिपल्जन के फोर्सेस की वजह से थोड़ी बन रहा है, वो तो अट्रैक्शन के फोर्सेस की वजह से बन रहा है। कौन सी अट्रैक्शन? जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान हो रही है। तो इसलिए प्लस जो है वो माइनस को अट्रैक्ट करेंगे और जो माइनस है वो प्लस को अट्रैक्ट करेंगे, तभी हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी। तो ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव पार्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सही है। तो ये जो क्लोरीन है ये सराउंडेड होगा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन से और जो सोडियम है वो सराउंडेड होगा नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन से। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस होता है और इस तरह से सॉल्युबिलिटी में सोल्यूट का ब्रेकडाउन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेशन प्रोसेस या सोल्वोलाइसिस का प्रोसेस। अच्छा जी, अब पीछे हमने फर्स्ट डेफिनेशन के टाइम ही ये कह दिया था कि जो सॉल्युबिलिटी है एक तो उस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर है वो इफेक्ट डालती है, दूसरी चीज़ जो इफेक्ट डालती है वो है टेम्परेचर। लेकिन वहाँ पे हमने वो बात स्टॉप कर दी थी, वापस उस बात को कंटिन्यू कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी एंड द टेम्परेचर। किसी भी गिवन सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी एक गिवन सॉल्वेंट में डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो 95% जो सॉलिड सॉल्यूट्स है ना उनमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। आप इसमें थोड़ा सा पीछे अगर जाओ तो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को काउंट कर लो। रूम टेम्परेचर पे एक स्टेज ऐसा आता है कि आप सॉलिड यानी शुगर ले रहे हो, शुगर को आप पानी में मिक्स करते जा रहे हो तो वो डिसॉल्व होता जा रहा है। जब तक डिसॉल्व हो रहा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व होना बंद हो गया, क्रिस्टल्स रह गए, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब आपने हीट प्रोवाइड की तो वापस से वो क्रिस्टल्स क्या हो गए? अगेन डिसॉल्व हो गए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉलिड सॉल्यूट्स की क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर हो गई बात? तो 95% जो सॉलिड सॉल्यूट्स है उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज विद टेम्परेचर के साथ। अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल्स को देखें तो उसका टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है वाटर में। वजह क्या है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उनके दरमियान अगेन काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में वो मूवमेंट ज़्यादा कर देते हैं। तो जितनी ज़्यादा वो मूवमेंट करते हैं उतने ज़्यादा वो फ्रीली मूव करते हैं। तो जितना दूर दूर भागेंगे अगेन रिपल्जन वाला फिनोमिना आ गया। अगर वो रिपल हुई होंगे वाटर के साथ तो सॉल्युबल कैसे होंगे? इसलिए गैसेस के केस में टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के बारे में बात करें तो उसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे हम इस ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
ये ग्राफ देख लीजिए, ये ग्राफ जो है ये टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है और सॉल्यूट की जो अमाउंट है उसको वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, और हम देख क्या रहे थे, हम सॉल्युबिलिटी कर्व देख रहे हैं। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी जो शो हो रही है वो सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की शो हो रही है। ठीक है, देखिए ये जो सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl, इनकी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी शो हो रही है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सोडियम नाइट्रेट जो है और पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो क्या शो कर रहे हैं, वो एक इंक्रीज शो कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी में जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बात किसकी कर रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, और पोटाशियम नाइट्रेट। आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मास है और यहाँ पे हमारे पास ये टेम्परेचर है। अब आप देखो टेम्परेचर जब 10 पे है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी कम है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आप देखो टेम्परेचर इंक्रीज होके यहाँ पे 60 के करीब आ रहा है, ठीक है, इस केस में, और इस केस में आ रहा है 80 के करीब, 70 और 80 के करीब आ रहा है। तो ये जो कर्व है वो क्या हो रहा है, एक बड़ा सा कर्व शो कर रहा है, यानी एकदम से इंक्रीज शो कर रहा है। तो ये उन 95% ऑफ सॉलिड सॉल्यूट्स में आ गया जिसमें हमने कहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से उनका कर्व बनेगा वो इंक्रीज होगा, यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। क्लियर हो गई बात, टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। इसी तरह अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड को, तो सोडियम क्लोराइड के केस में कुछ अलग ही किस्सा है। आप सोडियम क्लोराइड की लाइन देखो तो आपको ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना ग्राफ में, ये कांस्टेंट को शो करती है या फिर इंडिपेंडेंस को शो करती है। तो सोडियम क्लोराइड के केस में जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो टेम्परेचर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, यानी आप अगर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हो तो पानी में ही बनाते हो, है ना, एक्वस सोल्यूशन बनता है, तो आप उसको वैसे भी रूम टेम्परेचर पे भी ऐड करो तो उसने ऐड हो जाना है, उसने मिक्स हो जाना है। तो इसलिए जो सोडियम क्लोराइड है उसका एज सच टेम्परेचर के साथ कोई इफेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के हवाले से। और कुछ जो एग्जांपल्स है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, ये सॉल्युबल होंगे जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। आप देखो ये जो है ये ऐसे आपको ग्राफ शो कर रहे हैं HCl और अमोनिया, यानी जो रूम टेम्परेचर होगा वहाँ पे ये सॉल्युबल नहीं होंगे, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वहाँ पे इनमें ज़रा सी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। तो इनका भी टेम्परेचर के साथ एक तरह से डायरेक्ट रिलेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो हमेशा इंक्रीज होंगे, ठीक है। क्या इंक्रीज होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। तो जो टेक्निक्स होती है रिक्रिस्टलाइजेशन की, जो कि प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होती है, वो किस बेसिस पे होती है, वो भी इस सॉल्युबिलिटी की वैल्यू के डिफरेंस के बेसिस पे होती है कि कोल्ड या हॉट सॉल्वेंट में उनका क्या डिफरेंस है। हॉट में अलग वैल्यू मिलेगी, कोल्ड में अलग वैल्यू मिलेगी। वो जो सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस होगा वो क्या फाइंड आउट करेगा, वो ये रिक्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में यूज़ होगा। किस लिए, ताकि सॉलिड्स की प्यूरिफिकेशन हो सके। लेकिन अगेन कुछ ना कुछ एक्सेप्शन लाजमी होती है, यानी ऐसी कोई ना कोई एक्सेप्शन होगी जिसमें इस डिफरेंस की वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ये डिफरेंस होगी। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।